हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम प्रॉब्लम को वेरिएशनल मेथड से सोल्व करेंगे और इसी प्रॉब्लम को हम परटर्बेशन मेथड से ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। परटर्बेशन मेथड से हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम का जो एनर्जी है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आज हम वेरिएशनल मेथड से ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम का एनर्जी निकालेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार वेरिएशनल मेथड के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो वेरिएशनल मेथड से हम अप्रोक्सीमेट एनर्जी को पता कर पाते हैं। अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है या फर्स्ट लेवल एनर्जी अप्रोक्सीमेट कितनी है। और इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास जो हैमिल्टोनियन हो, हमें हैमिल्टोनियन के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हो। हाँ, हमारे पास हैमिल्टोनियन ये है, पर जो वेव फंक्शन है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। तो आज हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम है उसको वेरिएशनल मेथड से उसकी एनर्जी निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी यूज द वेरिएशनल मेथड टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। तो हीलियम एटम की जो एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे हम वेरिएशनल मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन बता रखी है हीलियम एटम के बारे में। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों सर्कुलेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज 2e, या फिर हम यहाँ पे चार्ज Ze भी लिख सकते हैं। Z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। तो यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू रखी, तो 2e हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ चार्ज e, और उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या बता रखा, e बता रखा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया है जंक्शन, मान ली कुछ जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करने से पहले एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसका कैसा होगा, तो हमारे पास सपोज दैट ये हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो हमने मान लिया Ze, और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने माना कि हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो क्या मान लिया हमने, R1 मान लिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको हमने R2 मान लिया, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मान लिया हमने, R12। तो अब हम यहाँ पे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, इसको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोल देते हैं, हम इसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, तो V से हमने पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास -Ze², और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच, R1। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो सेम एज इट इज Ze² बाय डिस्टेंस कितना है, R2। ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये वाले तो किसके लिए थी पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन के लिए थी, और यहाँ पे किसके लिए होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे रिपल्सन की पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस E² R12। ये हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा परटर्ब्ड पार्ट है और कौन सा अनपर्टर्ब्ड पार्ट है, पर वो सब हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएशनल मेथड से सोल्व कर रहे हैं। अगर परटर्बेशन मेथड से सोल्व करते तो हम यहाँ पे बताते हैं कि परटर्ब्ड पार्ट कौन सा है और अनपर्टर्ब्ड पार्ट यहाँ पे कौन सा है। तो ये था हमारे पास डायग्राम और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें सिस्टम के हैमिल्टोनियन की, तो सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा हमारे पास, हैमिल्टोनियन हो जाएगा हमारे पास, हैमिल्टोनियन होता है जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है, उन दोनों का जो सम होता है उसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन हो जाएगा हमारे पास -h² बाय 2m del1 का स्क्वायर प्लस del2 का स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिस्टम की ये है, माइनस है, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा Ze² बाय R1 माइनस Ze² बाय R2, और प्लस में ये वाली टर्म E² R12। तो ये हमारे पास इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे
हमने सिस्टम का हैमिल्टोनियन मान लिया। हैमिल्टोनियन क्या आएगा हमारे पास, H इज इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर बाय 2m, डेल 1 का स्क्वायर प्लस डेल 2 का स्क्वायर माइनस 2e। यहां पे हमने क्या किया, जो पहले वाला हैमिल्टोनियन लिखा था, तो जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो कितना है, ZE। हमने यहाँ पे कितना लिख रखा है, ZE। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें, Z की वैल्यू रखें हीलियम एटम के लिए, तो वो क्या होता है, 2 होता है। और बाकी हमारा सेम एज इट इज है 2Z स्क्वायर। अगर हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना चाहें, अगर इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालना चाहें, तो Z स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, और ये वाली टर्म एज इट इज। तो आप हैमिल्टोनियन के अंदर ये हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हो, और सिस्टम के अंदर आप ये हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हो। वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा हैमिल्टोनियन यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने बता रखा है, ये जो डेल 1 और डेल 2 है, ये लैपलेस ऑपरेटर है। डेल 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर रखा है, और डेल 2 है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे यूज कर रखा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा है, where del 1 and del 2 are Laplace operator for first and second electron, and अब यहाँ पे बता रखी है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो R1 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से R2 है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के जो सेपरेशन है, या दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो किससे रिप्रेजेंट करती है, हमने R12 से, और R12 को हमने लिख दिया R2 माइनस R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद यहाँ पे हमने डायग्राम शो किया है नॉर्मल हीलियम एटम का। ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, ZE, या फिर हम यहाँ पे 2e भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, दोनों का डिस्टेंस बताया और ये सब बताया। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, इफ द इंटरेक्शन एनर्जी ई स्क्वायर बाय R12 बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन वर नॉट प्रेजेंट, मीन्स जब हमने जो हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा था, तो हाइड्रोजन एटम में हम ओनली क्या डील करते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एनर्जी निकालेंगे, इसके लिए एनर्जी और वेव फंक्शन निकालेंगे। तो वहां पे हमने जो इंटरेक्शन एनर्जी थी उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं पढ़ा था। और जो ये हीलियम एटम प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे कि हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करें तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन प्रॉब्लम हो जाएंगे। हम एक हाइड्रोजन प्रॉब्लम लेंगे, दूसरा हाइड्रोजन प्रॉब्लम लेंगे, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हीलियम एटम के लिए आ जाएगा। और साथ में उसके अंदर ये जो इंटरेक्शन एनर्जी वाली जो टर्म है वो उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो हीलियम एटम प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तो इफ द इंटरेक्शन एनर्जी ई स्क्वायर बाय R12 बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन वर नॉट प्रेजेंट, वहां पे ये सब चीज प्रेजेंट नहीं थी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फंक्शन ऑफ हीलियम वुड बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मलाइज हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, मीन्स जो हीलियम एटम होता है हमारे पास, हीलियम एटम का जो एनर्जी आइगन फंक्शन है वो कहां से आएगा, अगर मैं 2 हाइड्रोजन लाइक एटम का या फिर 2 हाइड्रोजन एटम का प्रोडक्ट कर दूं, तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हीलियम एटम आ जाएगा। और हीलियम एटम मीन्स ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम, दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो हीलियम एटम प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास, उसको सोल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक टर्म अलग से रहती है, वो कौन सी है, R12 इंटरेक्शन एनर्जी वाली, तो ये हमें अलग से सोल्व करनी पड़ेगी। तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो हीलियम एटम प्रॉब्लम है उसको हमने स्प्लिट कर लिया 2 हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन के अंदर, और इसको हमने लिखा ये किसके लिए है, साई R1 और R2, मीन्स ये नॉर्मल हीलियम एटम के लिए है। और इसको हमने स्प्लिट किया किसके अंदर, 2 हाइड्रोजन लाइक एटम, 2 हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने इसको स्प्लिट किया। इसको हमने U100 R1, U1 is the function of R1 and U is the function of R2। तो इसको हमने यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। यहाँ पे ये वाली टर्म लिखना इतना जरूरी नहीं है, U की जगह आप साई का भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन होता है, वो हाइड्रोजन का वेव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी जो हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम करते हैं उसमें हम ये वेव फंक्शन निकालते हैं। तो हमने स्प्लिट किया था, जो हमने स्प्लिट किया था हीलियम एटम को 2 हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन आएगा, वेव फंक्शन का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा।
जेड की पावर 3 डिवाइड बाय आर ए नोट क्यूब अंडर द रूट ई की पावर माइनस जेड आर वन बाय ए नोट, और सेम एज इट इज किसके लिए आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। मीन्स ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये सेकेंड हाइड्रोजन एटम आएगा। और हम इन दोनों हाइड्रोजन एटम को जब कहां पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों के अंदर कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेंगे, और ये वाली एक ये टर्म बचेगी और एक ये टर्म बचेगी। इस टर्म में के अंदर भी हमारे पास जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेंगे, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। ई की पावर जेड बाय ए नोट यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 बच जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो जेड है, जेड की जगह 2 भी पुट कर सकते हैं। और जो ये ए नोट है, ए नोट की वैल्यू हम कहां से निकालते हैं, जब हमने हीलियम एटम प्रॉब्लम को पर्टर्बेशन थ्योरी से सोल्व किया था तो वहां पे हम ये जो ए नोट है इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू क्या होती है, h कट स्क्वायर बाय एम ई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। या आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, या फिर ये वैल्यू आई कहां से, हम ये भी बता देते हैं। तो जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकालते हैं हम हाइड्रोजन एटम की, तो वो ये निकलती है। और इसके अंदर हम जब ओमेगा एच की वैल्यू एम नोट ई की पावर 4 और डिवाइड बाय 2h कट स्क्वायर, इसको हम ओमेगा एच पुट करते हैं। और ओमेगा एच के अंदर जब हम ओमेगा एच के अंदर ये हमारे पास ओमेगा एच की वैल्यू आ गई, और ओमेगा एच की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, ई स्क्वायर बाय 2 ए नोट। और यहाँ पे जो ए नोट है वो कहां से आया, इस टर्म में हमने h कट स्क्वायर बाय 2me को हमने यहाँ पे ए नोट पुट कर दिया। ये सब करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए था जो ए नोट की वैल्यू हो वो कहां से आएगी और कैसे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारे पास, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन H। अब हम क्या करेंगे, जो हैमिल्टोनियन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए जो हैमिल्टोनियन होता है उसका पता होना चाहिए। हैमिल्टोनियन होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर हमारे पास हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। तो इज द सम ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सिस्टम की क्या होती है, तो वहां से हम उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है H इज इक्वल टू T, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दोनों की दोनों टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है न्यूक्लियस के साथ वो भी पोटेंशियल एनर्जी की मीन्स हमारे पास ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म किसके अंदर काउंट होगी, ये पूरी की पूरी टर्म काउंट होगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। और ये वाली जो टर्म है ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर काउंट होगी। तो यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे पूरे सिस्टम की, तो क्या हो जाएगा, देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने किसकी निकाली, हैमिल्टोनियन की। और कैसे निकाली, जो T था काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली, साथ में जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली, साथ में जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली। तो इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, और इस इक्वेशन को सोल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। क्योंकि ये वाली जो टर्म है इस टर्म को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस इंटरेक्शन एनर्जी को एक बार भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, मीन्स मैं एक हाइड्रोजन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालू, हैमिल्टोनियन की दूसरे की निकालू, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास हैमिल्टोनियन की आ जाएगी। उसके बाद मैं इंटरेक्शन एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो निकालू और इस सिस्टम के अंदर ऐड कर दूं, तो मेरे पास कंप्लीट हीलियम एटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो हैविंग हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आएगी, हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है, अभी हम बताएंगे कि कैसे आए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है वो आती है जेड स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 2 ए नोट।
और पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -2ZE² अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये आई कहां से। तो बेसिकली दो मेथड है इनको सोल्व करने के लिए। पहला तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, और दूसरा ये है कि हम जो इसको निकाल के देखें कि ये आई कहां से। तो इसको निकालना बड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का हमें सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, और फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन साई स्टार, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे -h²/2m del1 का स्क्वायर प्लस del2 का स्क्वायर और इनटू साई और साथ में डी टाउ। जब इस टर्म को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। और सेम एज इट इज जो पोटेंशियल एनर्जी वाली निकाल रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, ये वाली क्या है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इसको रख के अब हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को रखा था, अगर इस टर्म को मैं यहाँ पे रख दूंगा तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अब हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए निकली है, और हमारे पास हीलियम एटम के अंदर होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर हम ट्वाइस कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास किसके लिए आ जाएगी, हीलियम एटम के लिए आ जाएगी। तो इन इक्वेशन को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हीलियम एटम के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। कितना सोल होगा, इतना ये सोल हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेशन और साथ में V। और ये जो इंटरेक्शन एनर्जी वाली टर्म है ये अलग से सोल्व करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा दिक्कत देगी हमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बट हीलियम एटम इन ग्राउंड स्टेट हैज 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम एटम के अंदर तो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट विल बी ट्वाइस। हम जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो किसके लिए आ जाएगी, हीलियम एटम के लिए आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ट्वाइस करके लिखा, यहाँ पे हमने ये ट्वाइस करके लिखा काइनेटिक एनर्जी को, यहाँ पे हमने ट्वाइस करके लिखा पोटेंशियल एनर्जी को। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कहाँ पे पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जगह पुट करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो अप्रोक्सीमेट सोल्व हो चुकी है। अब हमारे पास ये जो इंटरेक्शन एनर्जी वाली टर्म है, इसके लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो हमने ये दोनों की दोनों वैल्यू उस इक्वेशन में पुट की, और पुट करने के बाद हमारे पास टर्म इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी, जिसको हमने 5 बोल दिया। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, और इस इक्वेशन में भी ये वाला जो पार्ट है इसको सोल्व करना है, इंटरेक्शन एनर्जी को। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एनर्जी मींस इस पार्ट को अब सोल्व करना है। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो वो हमारे पास क्या है, E²/R12। और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का वही फॉर्मूला, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन साई स्टार, और साई इज द फंक्शन ऑफ R1 एंड R2, और साथ में E²/R12, और साथ में जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना ये वाला, तो इसके लिए जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साई स्टार साथ में E²/R12, और यहाँ पे जो साई किसका फंक्शन है वो वाली टर्म भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहाँ पे साई, और साई किसका फंक्शन है, और साथ में डी टाउ लिखेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन एनर्जी है वो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पे भी हमने यही कर रखा है, Dr1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, Dr2 हमने यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। तो हमारे पास यहाँ पे साई1 की वैल्यू है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। ये दोनों वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन है वो है ये, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन हम यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा
और पुट करने के बाद जो कॉमन टर्म आएगी वो हम यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। हमने वहां पे साई का वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद जो टर्म कॉमन आ रही थी उसको हमने कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास कॉमन आएगी, और जो ई स्क्वायर है उसको भी हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बच जाएगा 1/r1 r12, और साथ में जो वेव फंक्शन के अंदर से जो टर्म बचेंगी वो यहाँ पे अंदर लिख दी, 1/r12 e⁻²z/a0 r1 + r2 dr1 × dr2। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आई ये इक्वेशन, यहाँ पे हमने साई का वैल्यू पुट किया, और पुट करने के बाद जो टर्म कॉमन आ रही थी उसको हमने कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज क्या पुट करेंगे हम, 2z/a0 × r1 को हमने ρ1 पुट किया, 2z/a0 r2 को हमने ρ2 पुट किया, और सेम एज इट इज 2z/a0 r12 को हमने ρ12 पुट कर लिया। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी इस टर्म को अगर हम सोल्व करके लिखें तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, इंटरेक्शन एनर्जी के लिए ZE²/32π² ये वाली टर्म हमने वहां पे भी निकाली थी जब हमने परटर्बेशन एनर्जी से जब हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे थे, तब भी हमारे पास यही टर्म आई थी, और साथ में ये वाली टर्म हमने यहां पे लिख दी। तो जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो हमारे पास इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस इक्वेशन में इस टर्म को तो हमें कुछ नहीं कहना, सिर्फ ये टर्म सोल्व करनी है, क्योंकि इसको तो हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। तो इस टर्म को सोल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया है। इस टर्म का जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा 20π²। तो इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, 20π², और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की, और साथ में ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज ZE² 32π² और साथ में यहाँ ये जो टर्म है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हमने यहाँ पे यूज किया 20π²। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको हमने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। तो हमें यहां से ये वैल्यू मिल जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इंटरेक्शन एनर्जी की हमारे पास ये आ जाएगी E²R12 = 5ZE²/8a0। अब ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, इस वैल्यू को हम, ये किसकी वैल्यू है, इंटरेक्शन एनर्जी की, इंटरेक्शन एनर्जी की परटर्बेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे, और फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं उतना सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट इसी इक्वेशन में ये जो वैल्यू आई है ये पुट करने के बाद हम आगे लिखेंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन में को अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन के अंदर से जो कॉमन आ रहा है उसको हमने कॉमन निकाल लिया। E²/a0 तीनों टर्म में से कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाला और बाहर लिख दिया, जो अंदर रह गया वो रहने दिया। तो अंदर जो रह जाएगा Z² - 27/8Z, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर A। अब हम इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। ये जो इक्वेशन नंबर A है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, Z के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Z के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे ये आई है करली एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, करली बाय करली Z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से करली बाय करली Z के रिस्पेक्ट में पूरी टर्म का हमने यहाँ पे डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया। तो E²/a0 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, -2 27/8, और Z का यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहां से जब हम Z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आई है यहाँ पे, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास टर्म आएगी 2Z -27/8 और इक्वल टू
0। तो इसको हमने 0 के इक्वल मान लिया। जब भी हम मिनिमम निकालते हैं तो उस टर्म को हम 0 के इक्वल मान लेते हैं। तो यहां से हम जब z की वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल टू इस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27/8 इंटू 2 27/16 आ जाएगी हमारे पास z की वैल्यू। और यहाँ पे हमने यही वैल्यू लिख रखी है, z की वैल्यू 27/16 और इक्वल टू 1.69। अब ये वाली जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम उठा के रखेंगे इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर। 27/16 यहाँ पे रखेंगे तो ई स्क्वायर बाय ए नोट तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ई स्क्वायर बाय ए नोट एज इट इज रहा। जेड की जगह हमने पुट किया 27/16 यहाँ पे जेड का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस ये वाली टर्म एज इट इज और जेड की जगह हमने पुट कर दिया 27/16। जब हम इस पूरी टर्म को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा -2.85 ई स्क्वायर बाय ए नोट। और यहाँ पे जो ये आंसर मिलता है, यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है, यही आंसर जब हम हीलियम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम प्रॉब्लम को पर्टर्बेशन एनर्जी से सोल्व करते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी से सोल्व करते हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट हमें मिलता है। तो बेसिकली हमने इसमें करना क्या है, इसके अंदर हमें करना है कि हमें यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालना है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर भी हमने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला और साथ में जो नई टर्म है ये वाली हमारे पास नई टर्म है, इसके अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको सोल्व करने में। तो आई होप आपको ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम बाय वेरिएशनल मेथड कुछ समझ में आया हो थोड़ा बहुत। थैंक यू।